नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 सितंबर 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो द हिंदू की छुट्टी है। कल त्योहार था गणेश चतुर्थी का, इस वजह से शायद द हिंदू का ऑफिस बंद रहा होगा और आज न्यूज़पेपर नहीं आया, लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे। 4 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर से। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। साउथ एशिया में क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट से निपटने के लिए कोऑपरेशन जरूरी है। साउथ एशिया के देशों के बीच में कोऑपरेशन जरूरी है। दूसरा, छबार पोर्ट से संबंधित आर्टिकल। तीसरा, बढ़ती इनइक्वालिटीज कैसे निपटा जाए। और चौथा, लाइव स्टॉक यानी पशुपालन से संबंधित। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़। प्रशांत कुमार अपनी कम्युनिटी से हैं, इनकी ईपीएफओ में 319 रैंक आई। ये लिखते हैं कि एडिटोरियल डिस्कशन के बिना उनका दिन अधूरा रहता है। प्रशांत, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सही मायने में मेरा भी दिन अधूरा रहता है, तभी तो छुट्टी वाले दिन आज भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक लिखा, ईपीएफओ सिर्फ एक जर्नी का पार्ट है। फाइनली आप इस बार का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है उसे क्लियर करोगे एक अच्छी रैंक के साथ में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, क्लाइमेट एंड कोऑपरेशन क्राइसिस इन साउथ एशिया से संबंधित है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, पाकिस्तान में ना अभी भयंकर फ्लड्स आई हुई हैं। पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 1/3 हिस्सा ना बाढ़ से घिरा हुआ है। इससे पाकिस्तान को ऑलमोस्ट $15 बिलियन का नुकसान हुआ है और लाखों लोग पाकिस्तान में बेघर हो गए हैं। तो इसलिए राइटर इस आर्टिकल में ये बोलना चाहते हैं, साउथ एशिया में क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारे क्राइसिस आने वाले समय में आ सकते हैं। तो साउथ एशिया के देशों को एकजुट होना चाहिए इन क्राइसिस को टैकल करने के लिए। साउथ एशिया ना सिर्फ देखो ये एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है, बल्कि साउथ एशिया में जो विभिन्न देश हैं इनका आपस में कल्चर में भी सिमिलरिटीज़ हैं, एथनिसिटीज़ में सिमिलरिटीज़ हैं। साउथ एशिया के ऊपर माइटी हिमालयाज हैं, नीचे इंडियन ओशन, वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। क्लाइमेट चेंज के कारण साउथ एशिया में काफ़ी नेचुरल डिजास्टर्स आ रही हैं। जैसे देखो ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट, मतलब ग्लेशियर्स के पिघलने से जो लेक बनती है ना, उसमें से सडन वाटर रिलीज हो जाता है। फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में आग, माउंटेन एरियाज में और कोस्टल एरियाज में सोइल का इरोजन, और मोस्ट रिसेंटली फ्लडिंग इन पाकिस्तान। ये सब एग्जाम्पल्स हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले नेचुरल डिजास्टर्स के। अब देखो वैसे क्लाइमेट क्राइसिस आ क्यों रहे हैं साउथ एशिया में, क्या रीजन्स हैं? रीजन्स काफ़ी हैं। सबसे पहले राइज इन टेम्परेचर। इंडियन ओशन में जो सी सरफेस टेम्परेचर है ना, वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। वैसे दूसरी जगह भी बढ़ा है, दूसरे ओशंस में भी, लेकिन बाकी जगह जो ग्लोबल एवरेज है ना वो है 0.7 डिग्री सेल्सियस। बट इंडियन ओशन में सी सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से काफ़ी रिपरकशंस आने लगे हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी का इंक्रीज हो जाना, रेनफॉल ज़्यादा आती है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड वे में नहीं आती कि पूरा साल थोड़ा थोड़ा करके आए। एक ही बार में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लड्स आती हैं। हीट वेव्स, मार्च में इस साल आपने देखा होगा कितनी गर्मी आ गई थी। लंबे लंबे समय तक हीट वेव्स देखने को मिलती हैं इंडिया के बहुत बड़े एरिया में, पाकिस्तान के बहुत बड़े एरिया में, जिससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। और इन हीट वेव्स की वजह से ग्लेशियर्स काफ़ी तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं, और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से ग्लेशियल लेक्स में पानी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। लेक्स उतने पानी को होल्ड नहीं कर पाती, तो लेक आउटब्रस्ट हो जाती है, यानी सडन रिलीज, एकदम से पानी निकल जाता है और बाढ़ आ जाती है। अब आगे कुछ एग्जांपल्स हैं कैसे क्लाइमेट क्राइसिस जो है साउथ एशियन कंट्रीज पर इंपैक्ट डाल रहे हैं। सबसे पहले इंडिया की बात कीजिए। तिब्बतियन प्लेट्यू में टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हिमालयाज में ग्लेशियर काफ़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर से काफ़ी तेज़ी से पिघलने की वजह से गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और दूसरी मेजर रिवर्स में पानी का जो लेवल है, फ्लो है, वो डिस्टर्ब हुआ है। हीट वेव्स की फ्रिक्वेंसी काफ़ी बढ़ गई है इंडिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से, और कई सारे इलाकों में जैसे असम में बाढ़ और लैंडस्लाइड्स ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ आ रही हैं। अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लीजिए। 1950 से लेकर अभी तक अफगानिस्तान में जो टेम्परेचर है 1.8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ चुका है। इससे अफगानिस्तान में बहुत बड़े बड़े ड्रॉट्स आ रही हैं। लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन मतलब भूमि जो है मरुस्थलीय भूमि में बदल जाती है, वहाँ पे कुछ उगना बंद हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो ऐसी भूमि में कन्वर्ट हो रही है अफगानिस्तान की भूमि, अफगानिस्तान का लैंड। नेक्स्ट बांग्लादेश
की वल्नरेबिलिटी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो बांग्लादेश फ्लैट लो लाइंग एरिया है, मतलब समुद्र में पानी का लेवल बढ़ता है तो बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा पोर्शन डूब जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश 2050 आते आते क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल 2% जीडीपी का नुकसान झेलेगा एनुअली। भूटान की बात कीजिए, क्योंकि देखो हिमालयाज तो भूटान में भी हैं, तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इंडिया वाला पॉइंट भूटान पर भी लागू होता है। मालदीव में तो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और समुद्र में पानी का लेवल बढ़ता है तो वो सारे आइलैंड्स डूब जाएंगे। एक अनुमान के अनुसार आने वाले सालों में बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं ना मालदीव के, वो रहने लायक नहीं रहेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो जल्द ही मालदीव को प्रॉपर मेजर्स उठाने होंगे, अडेप्ट करना होगा जो आने वाली सिचुएशन है। नेपाल में भी सूखा आया। हालांकि देखो भूकंप को तो आमतौर पे क्लाइमेट चेंज से नहीं जोड़ा जाता है। भूकंप आया था नेपाल में 2015 में और काफ़ी लोगों की जान चली गई थी, लेकिन सूखे को जोड़ा जा सकता है क्लाइमेट चेंज से। सूखे की वजह से वाइल्ड फायर्स की काफ़ी घटनाएं सामने आई हैं नेपाल में। और पाकिस्तान में तो आप देख ही रहे हो, 1999 से लेकर 2018 के बीच में पाकिस्तान उन देशों की लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनमें पाकिस्तान 5वें स्थान पर था। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रभावित होने वाले देशों में पाकिस्तान 5th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री था 1999 से लेकर 2018 के बीच में। अभी पाकिस्तान भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा है। तो ये सारे हमने डेटा देख लिया। अब राइटर कहते हैं कि देखो साउथ एशिया के देशों के बीच में ना कोऑपरेशन का बहुत स्कोप है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। अभी ना रोड ब्लॉक्स हैं कुछ, जिसकी वजह से कोऑपरेशन हो नहीं पाता। सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है इंडिया का साइज काफ़ी बड़ा है, इंडिया ज़्यादा पावरफुल है, इंडिया की इकोनॉमी का साइज बड़ा है बाकी देशों के अपेक्षाकृत। तो बाकी देशों में ना कभी कभार ना वो आ जाता है, मतलब एक बिग ब्रदर सिंड्रोम आ जाता है कि इंडिया हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, इंडिया हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहा है। तो ये चीज़ें ना बाकी देशों को इंडिया से थोड़ा आइसोलेट कर देती हैं। वो इंडिया से ज़्यादा कोऑपरेशन चाहते नहीं हैं इस चक्कर में कि इंडिया का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर हो जाएगा, इंडिया हमारे ऊपर डोमिनेट कर लेगा, ये चीज़ें। और कई बार जो देश है ना, जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, ये देश ना इंडिया का सामना करने के लिए ना किसी तीसरे देश को बीच में ले आते हैं। जैसे पहले यूएसए को लेकर आया करते थे इंडिया के अगेंस्ट कार्ड प्ले करने के लिए। आजकल इंडिया के रिश्ते यूएस के साथ अच्छे हैं, तो ये देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये चाइना कार्ड प्ले करते हैं इंडिया के अगेंस्ट। मतलब चाइना से मदद लेंगे ये दिखाने के लिए इंडिया को हम आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जबकि देखो इन देशों की जो ज्योग्राफी है ना वो इंडिया के साथ जुड़ी हुई है। अगर मालदीव, श्रीलंका आप छोड़ दोगे, इनका बॉर्डर डायरेक्ट टच नहीं होता है। बाकी सभी देशों के साथ इंडिया का बॉर्डर टच होता है, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ में। इसके बाद एक दिक्कत ये भी है, क्योंकि देखो पहले ब्रिटिशर्स ने इन देशों पर रूल किया था, बंटवारा सही ढंग से नहीं हुआ। बाउंड्री डिस्प्यूट्स अभी भी है विभिन्न देशों के बीच में, खास करके इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट्स, इंडिया नेपाल के बीच में भी हैं डिस्प्यूट्स, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भी हैं। तो बंटवारे की जो लिगेसी है ना वो आज भी कायम है। वे फॉरवर्ड क्या है? देखो कई देश तो ऐसे हैं, खास करके हिमालयन कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, ये अभी भी ना अपने पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हाइड्रो पावर के रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा हैं इन देशों में। तो ये देश मिल के टेक्नोलॉजी और फाइनेंसिस पर कोलैबोरेशन कर सकते हैं। एक कॉमन साउथ एशियन पावर मार्केट इस्टेब्लिश की जा सकती है। जिस देश के पास पावर की कमी हो वो दूसरे देश से परचेज कर ले। लेकिन वही बात, कोऑपरेशन के अभाव के चलते ऐसा हो नहीं पाता। इंडिया अभी सोलर पावर में लीड कर रहा है, इंडिया के पास एक्सपर्टीज है। कल भी हमने श्रीलंका का आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इंडिया बहुत सारे जो अपनी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज हैं श्रीलंका के साथ शेयर कर सकता है। वो पॉइंट देखो बाकी साउथ एशियन कंट्रीज पर भी लागू होता है। इंडिया अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज बाकी साउथ एशियन कंट्रीज के साथ शेयर कर सकता है, इंडिया उन्हें लीड कर सकता है। उनको लगना चाहिए कि इंडिया से बहुत सारे हमें फायदे हैं। लास्ट में ये बोला जाता है कि सभी देश साउथ एशिया के एक दूसरे से सीख सकते हैं। जैसे देखो एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश ने जो एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज अपनाई है उससे बाकी
साउथ एशियन कंट्रीज सीख सकते हैं, इंक्लूडिंग इट्स डेल्टा प्लान 2100। ये बांग्लादेश का प्लान है डेल्टा प्लान 2100 क्लाइमेट रिजिलियंस के लिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बांग्लादेश ने इस प्लान में रखी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लाइमेट रिजिलियंस, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। क्लाइमेट रिजिलियंस मतलब क्लाइमेट तो चेंज होगा ही, अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से लड़ने के लिए आप तैयार रहो, अडेप्ट कर लो नई सिचुएशन से। नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ जापान का। जापान में ना बहुत ज़्यादा सुनामी लहरें आती हैं, भूकंप आते हैं, तो उन्होंने ना घर इस प्रकार से बनाए हैं कि वो घरों का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, अगर भूकंप आ जाता है तो ज़्यादा टूट फूट नहीं होगी। तो इसे कहते हैं रिजिलियंस, कि आप पहले से तैयार हो खतरे के लिए, आपने उसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है ताकि अगर त्रासदी आ भी जाए, डिजास्टर आ भी जाए, तो आपको नुकसान ज़्यादा ना हो। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट कैसे करते हैं, भूटान से सीखा जा सकता है। फिशरीज मैनेजमेंट बाय बांग्लादेश एंड इंडिया, इन दोनों देशों से सीखा जा सकता है। नेपाल में माइक्रो हाइड्रो पावर संबंधी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। मालदीव और श्रीलंका से इको टूरिज्म संबंधी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, इनसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सीखा जा सकता है। मतलब साउथ एशिया के देशों को एक दूसरे से सीखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन क्लाइमेट फंड। इस प्रकार का ना एक फंड इस्टेब्लिश किया जा सकता है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी सार्क क्लाइमेट फंड। ये फंड क्या करेगा, साउथ एशियन कंट्रीज में वो एरियाज जो डिजास्टर प्रोन हैं, जहां पे बार बार डिजास्टर आते हैं, उन एरियाज की हेल्प की जा सकती है इस फंड की सहायता से, क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इंपैक्ट से अडेप्ट करने में और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करने में। मतलब दोनों चीजें अलग हैं, एक तो मिटिगेट करना, प्रभाव को कम करना, दूसरा अडेप्ट करना कि प्रभाव तो होगा ही, उस सिचुएशन से आप अडेप्ट कर रहे हो, उस सिचुएशन में जीना सीख रहे हो। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, किस प्रकार से साउथ एशियन कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कोऑपरेशन करना चाहिए। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल छबार पोर्ट से संबंधित है। देखो जो पुराने एस्पायरेंट्स हैं ना, वो तो छबार पोर्ट की इंपॉर्टेंस उनके बारे में जानते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इस आर्टिकल में आपको बहुत सारे नए पॉइंट्स जानने को मिलेंगे, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं छबार पोर्ट से संबंधित पॉइंट्स और जानते हैं कि फिर से ये आर्टिकल क्यों आया है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। छबार पोर्ट की लोकेशन देख लीजिए, ईरान में है। ये इंडिया के लिए ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, गेटवे है गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का, आप यूं कह सकते हो। छबार पोर्ट में ना दो सेपरेट पोर्ट हैं। पहले पोर्ट का नाम है शाहिद कलांतरी और दूसरे पोर्ट का नाम है शाहिद बेहेस्ती। दो पोर्ट्स हैं। अब कंटेक्स्ट ये है, एक इंडियन फर्म जिसका नाम है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, इस फर्म ने ना दोनों में से एक पोर्ट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, शाहिद बेहेस्ती पोर्ट। अब पोर्ट डेवलपमेंट इसी फर्म के द्वारा किया जाएगा जो इंडिया का है। अब देखो इसके ना बहुत गहरे रिपरकशंस हैं। इंडिया और ईरान के रिलेशंस अभी फिलहाल यूं तो नहीं कह सकते खराब हैं, लेकिन ठंडे बस्ते में हैं, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस यूएसए के साथ ज़्यादा अच्छे हैं और यूएस से ईरान के रिलेशंस खराब हैं न्यूक्लियर डील के ख़त्म होने की वजह से। यूएस से ईरान रिलेशंस का तो खैर एक लंबा इतिहास है। 1979 में वहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था, उसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी ख़राब हैं। ईरान पर आरोप लगा कि न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। 2015 में डील साइन हुई थी, 2018 में उस डील को रद्द कर दिया गया। अभी फिर से शक है यूएसए समेत दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि ईरान कहीं न्यूक्लियर वेपन्स ना डेवलप कर ले। अब छबार पोर्ट के सिग्निफिकेंस की बात की जाती है। डायरेक्ट रूट टू अफगानिस्तान। देखो वैसे तो अफगानिस्तान में सामान भेजना होना काफ़ी छोटा रास्ता है, लेकिन पाकिस्तान जाने नहीं देता ट्रक्स अफगानिस्तान इंडिया के थ्रू, और अफगानिस्तान के ट्रक्स को इंडिया में आने देता है, लेकिन कंडीशंस के साथ। आपके ट्रक वापस खाली जाएंगे तो अफगानिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स को भी नुकसान होता है। तो ये रूट काफ़ी सही है अल्टरनेटिव के तौर पर, कि सामान पहले इस पोर्ट में जाएगा जिसको इंडियन फर्म अब कंट्रोल करेगी, उसके बाद सड़क मार्ग और रेल मार्ग से सामान को पहुंचाया जा सकता है अफगानिस्तान में। तो होगा क्या, इस अल्टरनेटिव रूट की सहायता से इंडिया की पाकिस्तान पे डिपेंडेंस कम होगी, अफगानिस्तान की भी पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंस कम होगी। इससे पाकिस्तान का अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस कम होगा। एक तो देखो अफगानिस्तान को चीज़ें लेनी हो पाकिस्तान से, मजबूरी है, लेकिन
अफगानिस्तान की अगर डिपेंडेंस नहीं है, निर्भरता नहीं है किसी चीज़ को लेके, फिर अफगानिस्तान ज़्यादा पाकिस्तान की बात मानेगा नहीं, जो इंडिया के लिए भी सही है। नेक्स्ट, काउंटरिंग चाइना। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में, हालांकि ये भी अभी क्राइसिस में है पाकिस्तान की खराब हुई इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से। ये पाकिस्तान का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर जम्मू एंड कश्मीर से होकर गुजरता है, वो एरिया जो अभी पाकिस्तान के पास है लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। तो ग्वादार पोर्ट ये भी चाइना डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में, और छबार पोर्ट जो है वो सिर्फ 72 किलोमीटर की दूरी पर है ग्वादार पोर्ट से। तो आप कह सकते हो छबार पोर्ट डेवलप करना एक प्रकार से चाइना का जवाब देने के बराबर है, क्योंकि देखो अगर ग्वादार पोर्ट डेवलप किया तो नीचे ये सारा जो सी है ना, ये देखिए सारा सी ग्वादार पोर्ट के नीचे वाला, इस पर चाइना का इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो इंडिया ने छबार पोर्ट डेवलप किया तो इंडिया का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहेगा। तो छबार पोर्ट को इस रीजन में इंडिया के द्वारा चाइना का सामना करने की रणनीति भी माना जाता है। अब क्या नेक्स्ट पॉइंट्स क्या हैं? ट्रेड एंड कॉमर्स। अब छबार पोर्ट के डेवलप होने से ट्रेड बढ़ेगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में, इंडिया सस्ता ऑयल परचेज कर सकेगा, फ्रीट कॉस्ट कम आएगी। एक जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ना, जिस पे एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखिए ये लाल रंग वाला है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अब देखो मान लीजिए रशिया में सामान भेजना हो तो यहाँ से स्वेज कैनल के थ्रू भेजा जाता है, मेडिटेरेनियन सी से होके, बहुत लंबा पड़ता है। लेकिन मान लीजिए छबार पोर्ट से होके सेंट्रल एशियन कंट्री से होके अगर रशिया में सामान भेजा जाए तो बहुत सस्ता पड़ेगा, फ्रीट कॉस्ट इंडिया को काफ़ी कम आएगी, मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा काफ़ी कम आएगा। अब देखो कुछ चैलेंजेस भी हैं, ये तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए। सबसे पहला पॉइंट है ईरान चाइना के टाइज मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि ईरान यूएसए के रिलेशंस खराब हैं। यूएसए चाइना का भी दुश्मन है, ईरान का भी दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ईरान चाइना के रिलेशंस काफ़ी मजबूत हुए हैं। 2016 में चाइना के राष्ट्रपति ईरान की यात्रा पर गए थे। ईरान ने ड्राफ्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना डॉक्यूमेंट को अप्रूवल दिया। दोनों ने डिसाइड किया था पार्टनरशिप में $400 बिलियन से इन्वेस्ट करेगा चाइना ईरान में। ईरान यूएस कन्फ्लिक्ट ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं, मतलब कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं डील साइन हो सकती है जल्द ही न्यूक्लियर ईरान और यूएसए के बीच में फिर से। तो यूएस और ईरान के रिश्ते कैसे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि इंडिया ईरान के रिश्ते कैसे हैं, क्योंकि देखो इंडिया की अब दोस्ती यूएसए के साथ काफ़ी अच्छी है, क्वाड में भी हैं। तो यूएसए के खिलाफ जाके इंडिया ईरान के साथ रिश्तों को मजबूत नहीं कर सकता, और ना सिर्फ यूएसए बल्कि यूएई, सऊदी अरेबिया, इन देशों के साथ भी इंडिया के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। तो ईरान के साथ अगर रिश्ते इंडिया मजबूत करेगा ना, तो फिर ये देश भी इंडिया से थोड़ा नाराज होने लगेंगे कि आप हमारे दुश्मन देश के साथ दोस्ती कर रहे हो। वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है 2023 में G20 की मीटिंग इंडिया में होगी, तो इस मीटिंग में क्या थीम्स ली जाएंगी उस पर इंडिया का इन्फ्लुएंस रहेगा। तो इंडिया ऐसी थीम्स ले सकता है जिससे इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो सर्व हों, और उसमें से एक ये भी है, ये बताना पूरे वर्ल्ड को कि छबार पोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे राइटर एक बात ये भी बोलते हैं, देखो इंडिया अपने आप को ना साउथ एशिया तक सीमित नहीं कर सकता। इंडिया को पहले इमर्जिंग पावर माना जाता था, लेकिन अब इंडिया ग्लोबल पावर बनने वाला है, तो इंडिया सिर्फ साउथ एशिया के देशों में अपने आप को सीमित नहीं कर सकता। एक्सटेंडेड नेबरहुड पर भी इंडिया को ध्यान देना होगा, और ईरान, अफगानिस्तान ये इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड हैं, तो इनके साथ भी रिश्ते मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर इंडिया ग्लोबल पावर बनना चाहता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया में राइजिंग इनइक्वालिटीज से संबंधित है, बढ़ती हुई असमानताएं इनकम में। आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंडिया वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्री है आज के समय में। इंडिया में टॉप 1% जो अमीर लोग हैं वो नेशनल इनकम का 21.7% हासिल करते हैं। अब इस बढ़ती हुई इनइक्वालिटी की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है। सबसे पहले है सोशल चैलेंजेस। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक काफ़ी ख़राब है, क्योंकि गरीब लोगों के पास तो पैसा है नहीं ना, अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। गरीब लोग हेल्थ और एजुकेशन अच्छे से नहीं हासिल कर पाते, तो इंडिया का स्थान है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131। वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो पाता इनइक्वालिटी की वजह से।
महिला को कम वेजेस मिलते हैं, मैन को ज़्यादा मिलते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप में भी इंडिया की रैंक काफ़ी ख़राब है। ये रहा, जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 140 आउट ऑफ 156 है। क्राइम रेट बढ़ रहे हैं अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती खाई की वजह से। इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं? देखो, ये जो कुछ लोग गरीब रह जाते हैं ना, मतलब इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, तो वो पुअर्टी जो है ना, वो हर एक जनरेशन में चलती रहती है। जैसे ए अगर गरीब है तो उसके बच्चे गरीब, फिर उसके बच्चे गरीब, फिर उसके बच्चे गरीब। हर एक जनरेशन में कुछ परिवार तो ऐसे हैं जहाँ पे पुअर्टी कंटिन्यू रहती है और वो परिवार जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पुअर्टी से मुक्त नहीं हो पाता। नेक्स्ट, पुअर्टी के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होंगी, क्योंकि इंडिया जो है वो डिमांड बेस्ड इकोनॉमी है। डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जीडीपी एक्सपेंड करेगी। लेकिन लोग अगर गरीब रह जाएंगे, इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, तो वो चीज़ें नहीं खरीद सकेंगे, इकोनॉमी में डिमांड जनरेट नहीं होगी, तो फिर जीडीपी ग्रोथ रेट भी कम रह जाएगी। नेक्स्ट, पॉलिटिकल चैलेंजेस, सिविल अनरेस्ट पैदा हो जाएगा, क्योंकि जो अनसेटिस्फाइड मासिस है ना, वो क्राइम ज़्यादा करेंगे पैसा कमाने के लिए, शॉर्टकट अपनाएंगे। क्रोनिक कैपिटलिज्म, जो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं फिर वो पॉलिटिक्स में भी दखल अंदाजी करने लगते हैं, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड का और पॉलिटिशियंस का एक नेक्सस देखने को मिलता है, अलायंस देखने को मिलता है। सबसे लास्ट में, डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस इनकम इनइक्वालिटी की वजह से। अर्बन और रूरल एरियाज़ में, जहाँ रूरल एरियाज़ में इलिटरेसी देखने को मिलेगी, टेक्नोलॉजी की ज़्यादा समझ नहीं देखने को मिलेगी, अर्बन एरियाज़ में आपको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट क्या कदम उठा सकती है इस बढ़ती इनइक्वालिटीज से छुटकारा पाने के लिए? सबसे पहले सोशल स्पेंडिंग को इंक्रीज करना। सोशल स्पेंडिंग जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इन चीज़ों पे ज़्यादा खर्च करना। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। लेबर फोर्स को फॉर्मलाइज करना। लेबर फोर्स फॉर्मलाइज होती है ना, तो उन्हें काफ़ी तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं फॉर्मल सेक्टर में काम करने की वजह से। जैसे देखो, सोशल सिक्योरिटी मिलती है, इंश्योरेंस मिलता है, पेंशन मिलती है, पीएफ में पैसा जमा होता है। तो लेबर फोर्स जितना ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर में काम करेगा उतना अच्छा है। कोई ऐसी यूबीआई स्कीम को लॉन्च करना, यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम, पूरी तरह से नहीं तो कुछ लोगों के लिए लॉन्च कर दो। इक्वल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए सभी लोगों को। सभी लोग इलेक्शन लड़ सकें, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकें, अच्छे से इनकम कमा सकें, सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्स रेजिम, मतलब जैसे जैसे जिसकी इनकम बढ़े टैक्स उसी प्रकार से बढ़ना चाहिए, और उस पैसे का फिर सरकार इस्तेमाल करे सोशल स्पेंडिंग को इंक्रीज करने के लिए। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया बढ़ती इनइक्वालिटीज़ के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ना, वो लाइव स्टॉक सेक्टर से संबंधित है, यानी पशुपालन। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एनिमल रियरिंग का मतलब ये होता है, एनिमल्स को खिलाया पिलाया जाता है, उनको बड़ा किया जाता है, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि उनसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिल सकें। जैसे देखो, गाय भैंस को पाला जाता है ताकि उनसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स हासिल किए जा सकें। वैसे कुछ लोग एनिमल की रियरिंग करते हैं प्लेजर के लिए भी, लेकिन इस आर्टिकल में हमारा जो फोकस है वो इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग पर है, जो कि एक टॉपिक है हमारे जीएस पेपर 3 में। एनिमल रियरिंग को देखो, रूरल इंडिया में एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ एसोसिएट बिजनेस माना जाता है, यानी एनिमल रियरिंग, फिशरी, ये सब एग्रीकल्चर की अलाई एक्टिविटीज़ हैं, इवन फॉरेस्ट्री भी। एनिमल रियरिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक है पूरे वर्ल्ड के, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पशु हैं वो इंडिया में हैं। और देखो, 19th लाइव स्टॉक सेंसस जो कि 2012 में कंडक्ट हुआ था, इसकी रिपोर्ट के अनुसार लाइव स्टॉक सेक्टर हमारे देश की जीडीपी में ऑलमोस्ट 4% कंट्रीब्यूट करते हैं। पोटेंशियल इस सेक्टर का इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि बार बार हम बात करते हैं किसानों की इनकम डबल की जाए, या फिर रूरल एरियाज़ में कुछ ऐसा प्रोविज़न किया जाए कि किसानों को फार्म से अलग, यानी खेतों से अलग भी कुछ इनकम प्राप्त हो। तो ये इंश्योर करने के लिए लाइव स्टॉक सेक्टर काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। किसानों की इनकम भी डबल हो सकती है, और नॉन फार्म इनकम का प्रोविज़न जो सरकार करना चाहती है, ये ऑब्जेक्टिव भी अच्छे ढंग से फुलफिल किया जा सकता है। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर 1970s के आसपास ऑपरेशन फ्लड आया था, मतलब मिल्क प्रोडक्शन हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इससे न जाने कितने रूरल हाउस होल्ड्स को रोजगार मिला, उनकी इनकम लेवल में वृद्धि हुई, बल्कि कंज्यूमर्स को भी काफ़ी फायदा हुआ क्योंकि दूध के जो दाम थे वो देश में काफ़ी कम हो गए थे। एनिमल रियरिंग का देखो काफ़ी फायदा होता है क्योंकि
एनिमल रियरिंग में रिस्क कम होता है। रिस्क इसलिए कम होता है, खेती में तो आपको पता है बारिश कई बार कम हो गई, ज़्यादा हो गई, लेकिन एनिमल रियरिंग में अगर देखो बहुत ज़्यादा अकाल आ गया तो वो अलग बात है, लेकिन दूसरे लिहाज से देखें तो रिस्क कम है, इनकम स्टेबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट चीज़ देखो, एनिमल रियरिंग छोटी जगह पर की जा सकती है। मतलब खेती के लिए तो आपको ज़मीन चाहिए, एनिमल रियरिंग आपके पास छोटा सा कमरा है, वहाँ भी मुर्गियों को पाला जा सकता है। मतलब रिलेटिवली कम स्पेस चाहिए एनिमल रियरिंग के लिए। इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वुमेन एम्पावरमेंट होता है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो किसी के द्वारा भी आसानी से किया जा सकता है। और जैसा हमने डिस्कस किया, अगर देखो खेती के साथ साथ एनिमल रियरिंग भी किसानों के द्वारा की जाती है तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अदरवाइज़ तो आपको पता है खेती में रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, फसल बर्बाद होने पर किसानों को लोन लेना पड़ता है और किसान जो है कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं, और ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे किसान सुसाइड भी करते हैं। गरीबी कम की जा सकती है एनिमल रियरिंग से, और बाकी एग्रीकल्चर के बाकी सेक्टर्स के अपेक्षाकृत ये सेक्टर जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी एक गठित की गई थी सरकार के द्वारा रिकमेंडेशंस देने के लिए कैसे किसानों की इनकम डबल की जा सकती है। उस कमेटी ने अपनी एक रिकमेंडेशन में मेजरली ये कहा था, 7 सोर्सेज हैं किसानों की इनकम को इंक्रीज करने के लिए, और उनमें से एक है लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, यानी पशुओं की जो प्रोडक्टिविटी है उसे इन्हेंस करना। अब देखो, हम कंस्ट्रेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब एनिमल रियरिंग में रुकावटें क्या क्या हैं, बाधा क्या क्या हैं। सबसे पहली रुकावट, इनकैपेबिलिटी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू डिलीवर द प्रोमिस्ड एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। मतलब बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, स्कीम्स भी चलाई जाती हैं, लेकिन डिलीवर नहीं किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ब्रीडिंग बुल्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के उपलब्ध नहीं होते ब्रीडिंग के लिए, इस वजह से भी लाइव स्टॉक की जो ब्रीड है वो अच्छी नहीं हो पाती। पुअर क्वालिटी ऑफ सीमन प्रोड्यूस्ड बाय मैनी ऑफ लेबोरेटरीज, अच्छी क्वालिटी का सीमन नहीं प्रोड्यूस किया जाता ब्रीडिंग के लिए लेबोरेटरीज के द्वारा। इनएडिक्वेट स्किल्स ऑफ पैरावेट्स मतलब देखो वो वर्कर्स होते हैं जो वेटनरी डॉक्टर्स की मदद करते हैं, तो पैरावेट्स के पास स्किल्स अच्छी नहीं होती, इस वजह से लाइव स्टॉक की कंसीविंग अच्छे से नहीं हो पाती, मतलब वो गर्भ धारण अच्छे से नहीं कर पाती और उनमें इनफर्टिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनएडुकेट सपोर्ट फॉर पैरावेट्स, मतलब ये जो पैरावेट्स होते हैं वेटनरी डॉक्टर्स की मदद करने वाले वर्कर्स, इनको पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिलती, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन की सप्लाई नहीं मिलती, जमा हुआ सीमन नहीं मिलता, हेल्थ केयर या फिर टेक्निकल गाइडेंस उनको नहीं मिलती। नेक्स्ट पॉइंट, फोडर रिसोर्सेज का अभाव होता है, फोडर नहीं होगा तो पशु खाएंगे क्या। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, काफ़ी सारी एजेंसीज हैं जो एनिमल रियरिंग के लिए हेल्प करती हैं, लेकिन उनके बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, पुअर एक्सटेंशन सर्विसेज, मतलब किसानों को जानकारी प्रॉपर रूप से नहीं होती, रख रखाव कैसे करना है एनिमल्स का, कौन सी ऐसी चीज़ की जाए जिससे दूध ज़्यादा प्राप्त हो सकता है या फिर यूजफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ज़्यादा प्राप्त हो सकती हैं, क्या ना किया जाए, उनको डूज और डोंट्स के बारे में नहीं पता होता, तो जागरूक करने की आवश्यकता है किसानों को। नेक्स्ट, इनइफेक्टिव कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज, काफ़ी बार देखो एनिमल्स जो हैं काफ़ी तरह के रोगों से पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव नहीं होता। होना ये चाहिए कि सरकार अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करे ताकि जो पशु हैं वो बीमारियों से पीड़ित हो भी जाएं तो उसका इलाज संभव हो, ताकि एनिमल्स की डेथ ना हो और किसान को लॉस होने से बचाया जा सके। सबसे लास्ट में, लैक ऑफ स्किल्स एंड क्वालिटी सर्विसेज टू फार्मर्स फॉर इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, सरकार को देखो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए किसानों को ताकि एनिमल्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव की जा सके, लेकिन वही बात, स्किल्स का अभाव है और क्वालिटी सर्विसेज का अभाव है। ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हमने डिस्कस किए। लाइव स्टॉक सेक्टर का डेवलपमेंट इंडिया में नहीं हो पा रहा है। बाकी आप ये भी लिख सकते हो, लोन नहीं मिलता इस सेक्टर में इनफ, या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर ज़्यादा अच्छे ढंग से काम नहीं करता। अब देखो कोई किसान 100 अंडे लेके आ रहा है, दूसरा किसान 200 अंडे लेके आ रहा है, तो इन सबको अलग अलग अगर ये अंडे बेचेंगे तो उनको मार्केट नहीं मिलेगी, लेकिन एक साथ मिलके वो अगर अंडे बेचेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा, जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी। अदरवाइज तो देखो जो बड़े किसान होते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है वो मुनाफा कमा लेते हैं, लेकिन छोटे किसान रह जाते हैं।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या स्टेप्स लिए गए हैं लाइव स्टॉक सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। देखो, लाइव स्टॉक से यानी पशुओं से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उन प्रोडक्ट्स का कॉमर्शलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है बेहतर टेक्नोलॉजीज की सहायता से, मार्केट कनेक्टिविटी की सहायता से, और उन प्रोडक्ट्स की अच्छी प्रोसेसिंग, अच्छी स्टोरेज, ये सब चीज़ें हो रही हैं ताकि पशुओं से मिलने वाले प्रोडक्ट्स का और बेहतर ढंग से कॉमर्शलाइजेशन हो, उनका प्रमोशन हो और किसानों को उससे मुनाफा मिले। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छी क्वालिटी का फोडर उपलब्ध करवाने की सरकार कोशिश कर रही है और सरकार का एक टारगेट ये भी है अच्छा खासा जो कल्टीवेबल लैंड है वो स्पेशल चारे के लिए रखा जाए ताकि एनिमल रियरिंग हो सके। नेक्स्ट, कंसोर्टियम बना है नाबार्ड और एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज के बीच ताकि डेयरी कोऑपरेटिव्स को फंड दिया जा सके। नेक्स्ट, एक डिजास्टर मैनेजमेंट फंड इस्टेब्लिश किया गया है लाइव स्टॉक के लिए, क्योंकि अगर कोई नेचुरल कैलमिटी आती है तो उस फंड की सहायता से लाइव स्टॉक पर खर्चा किया जा सके और लाइव स्टॉक को रोगों से उबारा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारी इंडिजिनस स्पीसीज हैं लाइव स्टॉक की, यानी हमारी देसी ब्रीड्स, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग होती है विदेशी स्पीसीज के साथ में ताकि देश में जो जेनेटिक पोटेंशियल है विभिन्न स्पीसीज का वो इंक्रीज किया जा सके। अलग अलग जीन की जितनी ज़्यादा स्पीसीज होंगी उतना बेहतर है। नेक्स्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंक्रीज किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है ताकि लाइव स्टॉक सेक्टर को और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सके। अब कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो सरकार के द्वारा लिए गए हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज। तो ये कुछ स्कीम्स सरकार के द्वारा चलाई गई हैं लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए। कंक्लूजन में देखो यही कहा जा सकता है, एनिमल रियरिंग या फिर लाइव स्टॉक सेक्टर में स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। रूरल इनकम को इंक्रीज़ किया जा सकता है और रूरल एरियाज़ में डिमांड को बूस्ट किया जा सकता है। वैसे ही हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ख़राब है, अगर इस सेक्टर पर ध्यान दिया जाता है तो काफ़ी तीर साधे जा सकते हैं एक निशाने से। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।